जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने शासन प्रणालियों के व्यवहारिक वैधता आदि आधारों पर 4 प्रकार से अध्ययन किया था। आज शासन प्रणालियों के अन्य प्रकारों के विषय में भी अध्ययन करेंगे। अन्य प्रणालियों में नंबर 1 आता है केंद्र और प्रांतों के आधार पर, संबंधों के आधार पर, कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर। केंद्र तथा प्रांतों के संबंधों के आधार पर हम इसको 3 प्रकार की प्रणालियों में बांटते हैं। पहला है परिसंघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। फिर कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर 2 प्रकार से इसको बांटते हैं। पहला है संसदीय प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम, अध्यक्षीय प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सर्वप्रथम परिसंघात्मक प्रणाली कॉन्फेडरल सिस्टम के आधार का अध्ययन करेंगे। परिसंघ अर्थात संघों का समूह, वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का ना तो महत्व होता है और ना ही स्वतंत्र अस्तित्व, यानी कि ये एक समझौते के आधार पर कई राज्यों का समूह बनता है। इसमें कुछ चीजें हैं जिन पर बाह्य सुरक्षा, विदेश नीति तथा आर्थिक विषयों पर समझौता किया जाता है। राज्य इसमें स्वतंत्र होता है, जब चाहे तो संघ से अलग हो सकता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम पूर्व सोवियत संघ का उदाहरण ले सकते हैं, जिस तरीके से आज वह विखंडित रूप में है। केंद्रीय ढांचा इसका विनाशकारी होता है, लेकिन प्रांत और राज्य अविनाशी होते हैं, यानी कि प्रांत अपने नियम और कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो केंद्र पर निर्भर नहीं होते। दूसरा आता है संघात्मक प्रणाली। संघात्मक प्रणाली अर्थात फेडरल सिस्टम, संघात्मक प्रणाली परिसंघात्मक प्रणाली से कुछ कम लचीला होता है। इसमें कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी सहमत से निर्मित होता है, लेकिन संघ से हटकर निर्णय लेना राज्यों के अधिकार में नहीं होता है। राज्य संघ से स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे अच्छा उदाहरण हम संयुक्त राज्य अमेरिका का ले सकते हैं। अमेरिका इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है। अन्य में जर्मनी, स्विट्जरलैंड भी संघात्मक शासन प्रणाली के अच्छे उदाहरण हैं। तीसरा आता है एकात्मक प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम। इस प्रणाली में केंद्र को ही महत्व दिया जाता है। राज्य इज नथिंग, राज्य अपना स्वतंत्र कोई निर्णय नहीं ले सकता। राज्यों का कार्य सिर्फ यही होता है कि केंद्र द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करें और वही कार्य राज्यों में लागू करें। इस प्रणाली में केंद्र को ही महत्व मिलता है, राज्य को नहीं। ऐसे छोटे देशों में जहां केंद्रीय शासन है, पूरा देश की व्यवस्था संचालित करने में समर्थ होते हैं। कुछ छोटे देशों में ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एरिया छोटा होता है, प्रशासनिक ढांचा भी आसानी से व्यवस्थित चलता है। राज्यों के पास कोई अपनी शक्ति नहीं होती है, केंद्र द्वारा दिए गए कार्यों को ही इनके द्वारा कराया जाता है। अगर केंद्र चाहे तो इनके नाम में, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, इनके विभाजित कर नए राज्य बना सकता है। एकात्मक शासन प्रणाली का सबसे उपयुक्त उदाहरण हम इंग्लैंड को ले सकते हैं। अब आते हैं भारत। हमारे देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? हमारे देश में हमारे संविधान के अनुच्छेद
एक कहता है भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में जो है पूर्ण रूप से ना तो संघात्मक शासन प्रणाली है ना तो एकात्मक प्रणाली, क्योंकि हमारे विधिवेत्ताओं ने इन शासन प्रणालियों का गहन अध्ययन किया और आवश्यकता महसूस की कि आवश्यकता अनुसार संघात्मक को लिया गया और साथ में एकात्मक यूनिटरी सिस्टम को भी अपनाया गया, ताकि आंतरिक मामलों में तो राज्य अपना निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन भारत से अलग होके, यानी कि जब केंद्रीय नीति बनेगी तो उससे स्वतंत्र होके वो अपना अलग निर्णय नहीं ले सकते, चाहे विदेश के मामले में हो या रक्षा मामलों में हो, अपना ये स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो संघात्मक शासन प्रणाली में जैसे अमेरिका में है, अमेरिका का एक उदाहरण लेते हैं क्योंकि इसको सबसे उपयुक्त संघात्मक शासन प्रणाली माना जाता है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, यानी कि राज्य का अगर कोई न्यूयॉर्क का निवासी है तो उसकी अपनी एक वहाँ का अलग नागरिकता होगी और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अलग नागरिकता दी जाती है, यानी कि वहाँ दोहरी नागरिकता है। लेकिन अपने यहाँ देखते हैं एकात्मक प्रणाली का ये लिया गया है रूप। यहाँ पर नागरिकता के संबंध में सिर्फ एक ही नागरिकता चलती है, राज्यों का अलग नहीं हो, राज्यों की नागरिकता अलग नहीं हो सकती, सिर्फ एक केंद्र की ही नागरिकता, यानी कि जो भी यहाँ का निवासी होगा वो सिर्फ भारतीय निवासी होगा। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।